अब देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए, आपको इस तरह से एक स्क्वायर बनाना है पूरा, ठीक है। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया है। इस स्क्वायर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरफ तो लेंगे x a इक्वल्स टू 0 एंड x b इक्वल्स टू 1, और यहाँ लेंगे x a इक्वल्स टू 1 एंड x b इक्वल्स टू 0। बता देता हूँ, ये जो लाइन है दिख रही है अपने नीचे, ये मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखिए, मोल फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहां मैं जब लिख रहा हूं कि XA बराबर 0, मतलब इस लाइन पर, ये जो लाइन हमें दिख रही है, इस लाइन पर हमारे पास A के जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 है, यानी A है ही नहीं, और XB इक्वल्स टू 1 आ रहा है, यानी जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो केवल B के ही है, क्योंकि हमें पता है कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है। और अगर मान लीजिए XB इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो नेचुरल है कि हमारे पास XA कितना होगा, 0 होगा। ये चीज समझ में आई ना, क्योंकि XA और XB इक्वल्स टू 1 होता है। और मैंने अगर XA को 0 रख दिया है, अगर इसको मैंने 0 रख दिया है, तो हमारे पास जो XB है वो 1 के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन ये आ गई। और अगर मैं राइट हैंड साइड को आता हूं, तो राइट हैंड साइड को जो मैंने मोल फ्रैक्शन लिया है वो लिखा है, अगर XA इक्वल्स टू 1 लेता हूं मैं, तो XB हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो ऊपर की तरफ हमें y एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस पर मैं यहां पर ले रहा हूं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहां ये पार्शियल प्रेशर को ले रहे हैं अपन, और सिमिलरली यहां पर भी हम क्या ले रहे हैं, इस तरफ भी पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये कि देखो, यहाँ इस लाइन पर अगर मैं देखता हूँ, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को देखता हूँ, तो यहाँ XA 0 है, केवल और केवल XB है हमारे पास। और हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास केवल B के मोल फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, तो हम उसे प्योर फॉर्म में कहेंगे। यानी प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है वो तब देखा जाता है जब केवल एक ही कंपोनेंट है। तो इस लाइन में अगर मैं देखता हूं, इस लाइन में मेरे पास केवल एक ही कंपोनेंट है, दैट इज XB, ठीक है। तो इसलिए यहां पर अगर मैं इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेता हूं, थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो है वो प्रेशर जो है B का, वो P0B होगा, ठीक है। P0B यहाँ पर B के प्रेशर को, वेपर प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन पर देखता हूं, तो इस लाइन पर मेरे पास B तो 0 है, लेकिन A जो है वो मेरे पास 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आएगा वो P0A को एक्सप्रेस करेगा, और P0A जो है वो A का वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, ठीक। अब ध्यान से समझे इसे, XA यहाँ पर 0 था, और जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाऊंगा, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरफ, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे जैसे मैं इस लाइन की तरफ मूव करता हूं XA से, और मैं यहाँ XA इक्वल्स टू 0 से XA इक्वल्स टू 1 की तरफ जा रहा हूं और वेपर प्रेशर को शो कर रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर XA यानी A का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ जाते जाते XA मेरे पास मैक्सिमम हो गया है, और इसलिए XA मैक्सिमम हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है प्योर फॉर्म का शो किया है, क्योंकि वहां केवल A है, ठीक है, इस तरह। और सिमिलरली यहां से एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, और ये लाइन जो है यहाँ पर XB इक्वल्स टू 0 है, यानी B का मोल फ्रैक्शन 0 है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करोगे तो B बढ़ता जाएगा, और यहाँ B मैक्सिमम हो गया, तो उसका वेपर प्रेशर भी केवल B की वजह से होगा प्योर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर बीच में मुझसे पूछा जाए कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर आप कैसे फाइंड करोगे? किसी पर्टिकुलर लाइन में बीच में देखोगे तो आपको दोनों मोल फ्रैक्शन मिलेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ XA इक्वल टू या 0 है, तो थोड़ा सा जैसे ही आप आगे जाओगे तो XA बढ़ने लग जाएगा,
और एक्स बी जो है वो कम होने लग जाएगा। तो यहाँ बीच वाली लाइन में यहाँ से यहाँ तक बीच में आपको एक्स ए और एक्स बी दोनों मिलेंगे। ठीक है, जब दोनों मिलेंगे तो इसका मतलब दोनों की वजह से वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ जो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, ये लाइन जो है ये पी टोटल को एक्सप्रेस करेगी, जहां पर जो वेपर प्रेशर है वो पी ए की वजह से भी होगा और पी बी की वजह से भी होगा। पी ए और पी बी की वजह से वेपर प्रेशर को शो करेगा किसी भी टाइम पर इन दोनों के बीच में। और ये जो एक लाइन है, ये लाइन जो है, ये जो मैं ऊपर की तरफ जा रही है, ये लाइन केवल ए के लिए शो कर रही है कि पी ए जो है हमारे पास वो पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल होती है। ये अपन ने राउल्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि पी ए जो है वो पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल है। सिमिलरली यहां पर जब अपन आगे की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर पी बी जो है वो इक्वल होगा पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना बेटा, ये पूरा डायग्राम जो है ये किसको एक्सप्रेस करता है? ये एक्सप्रेस करता है आइडियल सॉल्यूशन को। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर आपको कहा जाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है ऐसे दो कंपोनेंट, ठीक है, जो वॉलेटाइल है और उनके लिए हमें आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाना है, तो इसी में हल्का सा चेंज होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक नेगेटिव डेविएशन वाला। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां इसी डायग्राम में थोड़ा चेंज करके उसको ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के साथ में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसकी बात करें आपको। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमने कहा था कि सारी चीजें इंक्रीज हो रही थी, यानी जो वेपर प्रेशर है जैसे पी ए का वो ज्यादा होता था, पी बी का ज्यादा होता था, पी टोटल पी ए प्लस पी बी से ज्यादा होता था। ठीक है, हमने यही तो पढ़ा था। देखो हमने पढ़ा था पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, ये पढ़ा था। पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, ये भी पढ़ा था हमने। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो ये कंडीशन हमने नॉन आइडियल और पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले के लिए पढ़ी थी। तो जहां आप पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो वहां आप इसी में थोड़ा सा स्लाइडली चेंज करेंगे। मैं इसको लाइन को इसको रफ कर रहा हूं मैं, और यहां देखिए इस तरह से एक ऊपर की तरफ अपवर्ड कर्व बनाएंगे लाइक दिस। इस तरह से एक यहां ऊपर की तरफ कर्व बनाएंगे लाइक दिस, इसमें भी ऊपर की तरफ कर्व बनाएंगे, और ये वैल्यू मैं मिटा देता हूं जो मैंने लिखी थी पहले। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो कर्व दिख रहा है हमें, ये शो कर रहा है कि इसके अंदर सारी चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है। और यहाँ आपको क्या लिखना है, जो अपने वैल्यू लिखी है। जैसे हमने ये लाइन जो ड्रॉ की थी, ये हमने पी ए के लिए पी बी के लिए ड्रॉ की थी। तो हमने लिखा था पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। मैंने बस करा क्या है, यहाँ पर जो इक्वल था उसकी जगह पी बी को ग्रेटर शो कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पर पी ए के लिए था तो पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पर पी टोटल था तो पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इसी में मुझे नेगेटिव डेविएशन शो करना है तो नेगेटिव डेविएशन में जो कर्व मैं पहले ऊपर की ओर शो कर रहा था, उस कर्व को रब करके, जैसे इसको यहां से हटाया, इसको यहां से हटाया, ठीक है, और इसको मैंने यहां से रब किया। और क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है तो ये कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा लाइक दिस। ये नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, ये कर्व भी नीचे आ जाएगा। अब ये कर्व नीचे आएगा तो नेचुरल वैल्यू चेंज हो जाएगी कि जो पी टोटल था, ठीक है, वो लेस देन, इसको उस कर्व के ऊपर ही लिखना है। तो पी टोटल जो है इट इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, उससे कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो पी बी के लिए हमने लिखा था, तो पी बी इज लेस देन पी बी पी नॉट बी, और एक्स भी हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ इसके लिए भी हो जाएगा कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो मतलब तीनों में एक तरह का ही डायग्राम यूज में आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, सॉरी, अगर आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए शो कर रहे हैं तो केवल स्ट्रेट लाइंस आएंगी इसके अंदर,
अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो जो कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा हर जगह, ठीक है। और अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो उस कर्व को आपको डाउनवर्ड बना देना है, नीचे की तरफ बना देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक छोटी सी टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको और समझते हैं अपन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या चीज है। यस, यस, तो हम यह बात कर रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एक नाम और है, इसे हम एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं, एजियोट्रॉप। देखिए एजियोट्रॉप्स को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं तो आपको ये बेटर समझ में आएगा कि एजियोट्रॉप किसे कहते हैं, एजियोट्रॉप क्या होता है। देखिए अगर मैं दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करता हूं और ऐसे दो कंपोनेंट जिनका अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो जब आप उन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे एक फिक्स रेशियो के अंदर, तो आप देखेंगे कि मिक्स करने के बाद वो दोनों एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल होंगे। जैसे मैं एक तरफ तो लेता हूं अल्कोहल C2H5OH और इस अल्कोहल का मैं यहां पर ले लेता हूं लगभग 95% अल्कोहल ले लिया मैंने, और प्लस दूसरी तरफ ले लेता हूं मैं वाटर H2O और ये ले लेता हूं लगभग 5%, ठीक है। तो अल्कोहल का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट देखूं तो ये होता है 351.3 केल्विन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन, ठीक है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, दोनों का जो रेशियो है वो आपने अलग अलग लिया है 95 और ये 5% लिया है। दोनों कंपोनेंट को मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास इनको मिलाने के बाद, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये अपने पास हो जाएगा 351.1 केल्विन, ठीक है। यानी इस 351.1 केल्विन पर ये सॉल्यूशन बॉइल होगा। तो आप देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इस वाले से भी डिफरेंट है, इस वाटर से भी डिफरेंट है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने दो कंपोनेंट लिए हैं एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर, जिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट थे, और मिलाने के बाद ये जो सॉल्यूशन बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल होगा बिना अपनी कंपोजिशन को चेंज किए हुए। यानी जब इसको बॉईल करेंगे तो इसके जो वेपर्स बनेंगे उसमें वाटर भी होगा और अल्कोहल भी होगा, नया कंपाउंड नहीं बनेगा, कंपाउंड यही रहेंगे इसके अंदर, लेकिन एक ही टेम्परेचर पर एक साथ बॉईल होंगे ये। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होती है। ओके, तो अब एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर है ना, इसको हम क्या है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। एक तो हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा जो होता है वो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहां पर अगर अपन इसे देखते हैं तो ये हमारे पास में है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसलिए कहा है क्योंकि जो दोनों कंपोनेंट थे इनका बॉइलिंग पॉइंट अपन चेक करें, ठीक है, 351.3 केल्विन, 373.15 केल्विन, और जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें। तो सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के कंपैरिजन में कम हो जाए, ठीक है, फिक्स हो जाए बट कम हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। तो ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया, ठीक है। तो देखो आपको ध्यान होगा, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक एग्जाम वो लिया था, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने बताया था एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और एक वो होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है।
तो आप में से मुझे बता सकता है कोई कि ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें ये नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला है या पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला है? सोचिए और बताइए। अल्कोहल प्लस वाटर, एक्चुअली बेटा ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आप देखना उसमें मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो मैंने कहा था उनका चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव का मतलब दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ना इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो जाना। अगर बीच की अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होती है तो ही वॉल्यूम बढ़ जाता है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। तो अब नेचुरल है कि जब इनकी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गई है सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। इसलिए ये जो सॉल्यूशन है वो कम टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है, दोनों कंपोनेंट से कम टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना, देखो ए अगर एक कंपोनेंट है और फिर बी और बी दूसरा कंपोनेंट है और इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो जो नई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगी ए और बी के बीच में, वो अगर वीक हो जाती है, तो इसे सेपरेट करने के लिए, बॉईल करने के लिए मुझे कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऐसे सॉल्यूशन जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं, ये किन से बनते हैं? उन कंपोनेंट से बनते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल वाटर, मिथाइल अल्कोहल वाटर, ठीक है। इसके अलावा एसीटोन इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, और TCl4 और क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है। तो वो इस तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी टाइप जो अपन ने बताई है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में हम एग्जांपल आपको ध्यान आ गया होगा कौन सा हो सकता है। अगर अल्कोहल और वाटर मिनिमम बॉइलिंग बना रहे हैं तो यानी एसिड और वाटर जो है वो मैक्सिमम बनाएंगे। तो अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में मैं एग्जांपल ले रहा हूं HNO3 का, HNO3 और वाटर, ठीक है। HNO3 की अगर हम बात करते हैं तो इसका परसेंट हम ले रहे हैं 68%, ठीक है, और वाटर का जो है पार्ट वो अपन ले रहे हैं 32%। ये ध्यान रखना बेटा, ये क्वांटिटी भी फिक्स होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप 50% पानी ले लिया, 50% एसिड ले लिया, मिला दिया तो एजियोट्रॉपिक बन जाएगा, नहीं। जब तक ये इस फिक्स्ड रेशियो में नहीं होंगे तब तक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 359 केल्विन, 359 केल्विन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और वाटर का हमें पता ही है 373.15 केल्विन है, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, और जैसे ही मिक्स करेंगे तो बनने वाला सॉल्यूशन जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है एजियोट्रॉप, वो आपका 393.5 केल्विन पर 5 केल्विन पर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन बना है या जो एजियोट्रॉप बना है, आप देख सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसे हम बोल रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी एसिड और वाटर मिलकर के मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहे हैं। अच्छा, अब इसको जरा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो ध्यान रखना, मैंने कहा था कि ये जो है ना वो नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है, नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो आपको ध्यान होगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करते थे उन कंपोनेंट को मिलाने पर उनके वॉल्यूम में जो चेंज होता था वो भी नेगेटिव होता था। तो वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव से मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब आप दोनों कंपोनेंट को मिला रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब पार्टिकल्स पास आ गए, और पास जब ही आएंगे जब इनकी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगी वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको उनको बॉईल करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा दोनों के कंपैरिजन में। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है।
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन से बनता है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो आपके पास नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन से बनता है, जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, यहां तक इसमें कोई दिक्कत बेटा किसी को पूछ सकते हैं? ओके, चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। हाँ बोलो बोलो बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आया, अभी बता देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस एक को समझाएंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा। देखो इससे पहले आपको ना ये पता होना चाहिए कि हमने जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे ना, उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने कहा था कि जो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, एक वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर एसिड को और वाटर को जब आपस में आप मिक्स करते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा था ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन से मेरा मतलब क्या था कि जब आप इन दोनों कंपोनेंट को मिलाते हो, एसिड और वाटर को मिलाते हो, तो चेंज इन वॉल्यूम, मिक्स करते समय वॉल्यूम में चेंज जो है वो नेगेटिव होता है। तो इससे मेरा मतलब है चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव से कि जब आप एल्कोहल और वाटर को मिलाओगे तो मिलाने पर दोनों का वॉल्यूम जो है, दोनों कंपोनेंट से जो नया वॉल्यूम बनेगा वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम कब होता है? जब पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाए। और क्लोज कब आते हैं? जब उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाए। तो कहने का मतलब है कि एसिड वाटर को आपस में मिक्स करने पर उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जैसे अगर अपन पहले केवल वाटर की बात करें तो जैसे वाटर और वाटर के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स थी उसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, और एल्कोहल और एल्कोहल में C2H5OH और C2H5OH इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स थी उसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। तो अब ये दोनों की अट्रैक्शन फोर्स जो है, अब नई अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो वो क्या है? C2H5OH और H2O, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो जो नया सॉल्यूशन बना है उनमें जो ये नई अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे पार्टिकल पास आ गए हैं और वॉल्यूम क्या हो गया है? ओके ठीक है। तो अब एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसको सुन लेना। तो मैंने कहा कि पहले बेटा जो अट्रैक्शन फोर्स थी वो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में थी और एल्कोहल के बीच में थी। फिर आपने जब इन दोनों को मिक्स किया तो नेचुरल है एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए। तो अब ये जो नई अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, जो एल्कोहल और वाटर के बीच में है, वो उन पहले वाली अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। ठीक है, तो अब आपको इसलिए इसका क्या चीज अट्रैक्शन फोर्स, बेटा सुनो मेरी बात, यहां पर अपन क्या कहते, अच्छा एल्कोहल है, ओके आते नाइट्रिक एसिड ले रहा था मैं, सॉरी, यह नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है, HNO3 ले लो, सही है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि अपन इसकी बात कर रहे थे ना, तो अब ये मैं कह रहा हूं कि नाइट्रिक HNO3, तो पहले अपन बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स थी, ठीक है, वो अपन ने यहाँ शो कर रखी है। अब दोनों को जब आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद अब नई अट्रैक्शन फोर्स जो है वो नाइट्रिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में है, और वो अट्रैक्शन फोर्स पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के क्या आ गए? पास आ गए, और पास आने की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। अब अगर मैं इसको बॉइल करना चाहूं या इसको वेपर में कन्वर्ट करना चाहूं
तो मेरे को पहले के कंपैरिजन में इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज्यादा हीट करना पड़ रहा है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। ठीक है, और क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो गया था मिक्स करने पर, इसलिए वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा, नेगेटिव डेविएशन वाला है। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ लेना, आपके पास नोट्स में वैसे लिखा हुआ है, फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो अपन वापस से इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा, एक बार उसको नोट्स में और पढ़ के देख लेना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। तो आगे अपने पास में है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल के अंदर अपन इसको पढ़ पाएंगे कल से। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ये समझते हैं आज अपन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल्स ऑफ पार्टिकल्स मोल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, जैसे अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बार मैं रफली लिख देता हूं। हाँ बोल बेटा, क्या वो पॉज हो रहा है? ओके ठीक है, देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज of solution which depend upon number of solute particles present in solution। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इस चैप्टर में हम जिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे वो कौन कौन सी है। पहली है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आना। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा उसको देखेंगे। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। और नंबर 4 ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, तो एक बार इनको समझ लेते हैं। इसका पहला वाला तो जैसे अपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन कल हम देखेंगे। अभी इससे रिलेटेड अपन कुछ छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो हमने कहा कि वेपर प्रेशर का कम हो जाना। तो आपको ध्यान होगा अपन ने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि अगर प्योर वाटर में आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, मेरी बात दोबारा सुनना ध्यान से। आपने प्योर वाटर लिया 1 लीटर, उसका वेपर प्रेशर आपने चेक किया एक फिक्स टेम्परेचर पर कितना आ रहा है। फिर आपने क्या किया, उस 1 लीटर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, सपोज 50 ग्राम आपने नमक डाल दिया। फिर उसको हीट किया सेम टेम्परेचर पर, और फिर आपने उसका वेपर प्रेशर मेजर किया। तो आपको पता लगा कि अब जो नमक वाला पानी है, जो ये सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पर जो हमने वाटर के लिए चेक किया था कम आ रहा है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूट मिलाने के बाद कम हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इसमें एक चीज और है, क्या सभी सॉल्यूट को मिलाने पर वेपर प्रेशर इक्वली कम होता है? नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आप सॉल्यूट मिला रहे हो वो सॉल्यूट मिलाने के बाद आपके पास सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 1 मोल ग्लूकोज को 1 लीटर में मिक्स किया, 1 मोल NaCl को 1 लीटर वाटर में मिक्स किया, या 1 मोल AlCl3 को 1 लीटर में मिक्स किया, या 1 मोल मैंने सोडियम दूसरा ले लेते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट भी नहीं, हम ले लेते कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4।
2 में मिक्स किया, ठीक है। तो ये मैंने 4 सॉल्ट ले लिए हैं और इन्हें मैंने 1 लीटर में मिक्स किया है और फिर इन सबको मैं हीट करता हूँ। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या हमारे पास जो यहाँ पर वेपर प्रेशर में लोवरिंग होगी वो सब में सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो ये चीज समझने वाली है। तो ध्यान रखना बेटा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ध्यान रखना, जो हमारे पास सॉल्यूट होता है, ठीक है, वो सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व होने पर कई बार डिसोसिएट होकर के आयंस बना लेता है और हर एक आयन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, हर एक आयन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। जैसे अब मैं क्योंकि केवल लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं तो इसी को कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज है, तो बेटा हमें पता है कि ग्लूकोज जो है ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ग्लूकोज कभी भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। अगर आप 1 मोल डिसॉल्व करेंगे तो 1 मोल ग्लूकोज ही रहेगा वो, ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज ही रहेगा। और अगर आपने 1 मोल NaCl को डिसॉल्व किया तो हमें पता है कि NaCl जो है वो तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, 1 Na+ और Cl- में। तो टोटल कितना बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा। आपने 1 मोल डिसॉल्व किया और आपके पास 2 मोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास 1 मोल AlCl3 है, ठीक है, तो वो कैसे डिसोसिएट होगा, Al3+ और 3Cl-, तो इसका मतलब 4 मोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फिर आपके पास 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, 3 2+ आयन एंड प्लस PO4 2- आयन 3- आयन, ठीक है। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 5 मोल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सब में सेम नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज में आपके पास 1 मोल बन रहा है डिसॉल्व करने पर, NaCl में 2 मोल, AlCl3 में 4 मोल और आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट में 5 मोल्स बन रहे हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ध्यान रखना, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही क्या होगी, हाई होगी। और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें तो कैल्शियम फॉस्फेट डिसॉल्व करने पर उसका जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट की जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा घटेगा। तो वेपर प्रेशर सबसे कम किसका हुआ, कैल्शियम फॉस्फेट का। उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा AlCl3 का, ठीक है। उससे भी ज्यादा वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा NaCl का। और सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारे पास ग्लूकोज का होगा, C6H12O6। ग्लूकोज का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो एक बार बताओ, ये चीज बेटा समझ में आई कि आपको जो मैंने बताया कि किस तरह से वेपर प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। किसी को डाउट इसमें, अगर डाउट है तो इसको वापस रिपीट किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ मोटे तौर पर हमने क्या समझा, एक बार इस चीज को समझ लेते हैं अपन, है ना। मैंने ये कहा कि जब आप सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट जो है अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयंस में टूट जाता है। जो जितने ज्यादा आयंस बनाएगा, ठीक है, जो जितने ज्यादा आयंस बनाएगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा हाई होगी। और हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। तो हमने अगर सबका 1 मोल लिया है, बट जब वाटर में डिसॉल्व किया तो नंबर ऑफ मोल्स उसके डिफरेंट हो गए। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी हाई होगी। और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर का जो घटना है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर उसका घटेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, यानी सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इसका घटेगा, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। फिर उससे कम इसका घटेगा, यानी इसका उससे ज्यादा वेपर प्रेशर है, और ग्लूकोज का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं और ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो कंपाउंड दिए हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करें। तो आई थिंक आप इजिली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कल हम इसकी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन टाइप में जो बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लास मिस नहीं करें, वैसे तो सब प्रेजेंट रहते हैं, कोई मिस नहीं करता है, ठीक है। ओके बेटा, अब देखते हैं बाकी कल, और आज इतना ही।
इसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा शाम तक। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, हाँ कुछ कह रहे हैं बेटा कोई? क्या कह रहे हो बेटा इस टॉपिक पे? हाँ हाँ हाँ, अच्छा इसी पर बेस्ड था। ठीक है, चलो मैं एक बार देख लूंगा, है ना। ओके, अगर सॉल्व हो गया ठीक है, नहीं तो कल डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। ओके ओके, हैव अ गुड डे बेटा, बाय। ओके।